मैं 2025, 26 और 27 की राजनीति में जब खड़ा होकर देखता हूं तो उनके ही पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि सम्मान तो हम आज भी उन्हीं का करते हैं, लेकिन वोट हम अखिलेश को देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लड़ता हुआ ये आदमी दिख रहा है, ये बैरिकेटिंग कूद रहा है, ये पीडीए के कोई भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है तो ये आदमी भेज रहा है कि वहां जाके मिलो, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ, उसके सामने कोई समाजवादी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है, उसके मन में जो सिंपैथी पैदा होते हुए, मैं घूम रहा हूं, मैं पूरा प्रदेश घूमता हूं, नौकरी है नहीं, तो मुझे ये महसूस होता है कि उनका अपना वोटर भी, आदरणीय मायावती जी का भी, लड़ते हुए नेता को देखना चाहता है। और इसका सबूत 2024 है। बसपा के बहुत बड़े तबके ने संविधान बचाने के लिए पीडीए को और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 में वो संविधान और देश बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगी। अब जनता से कह रहे हैं? मैं जनता से कह रहा हूं। और मायावती जी को लेकर के क्या मानते हैं? अम्बेडकरवाद से अभी भी वो उस लाइन पर जमी हुई है? मैं कह रहा हूं कि अम्बेडकरवाद एक ऐसा विचार है जो एक पार्टी का मोहताज नहीं है। अच्छा, ये बात हमेशा कही जाएगी कि अम्बेडकरवाद को भारत के राजनीतिक परिदृश्य में, और मैं बसपा नहीं कहूंगा, मैं मान्यवर कांशीराम कहूंगा कि मान्यवर कांशीराम भारतीय राजनीति के वे अध्याय हैं जो अगर लिखे न गए होते तो भारत में अम्बेडकरवाद शायद उत्तर भारत में इस तरह से नहीं आ पाता। इसलिए उनका हमेशा सम्मान रहेगा। तो अब आज जो राजनीति है वो तो उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अम्बेडकरवाद को लेकर के आपके भी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी भाषण हैं, और आप लिखते भी हैं, खुल करके बोलते भी हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवाद और खास तौर पे बसपा को समर्थन करने वाले कुछ साथी हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की ये अवसरवादिता है कि वो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकरवाद का नाम लेते हैं, लेकिन कोई खास जुड़ाव नहीं है, अवसर की तलाश में है, सही मौका मिलेगा तो इसको छोड़ के निकल लेंगे। गंभीर आरोप है मुझे लगता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर के द्वारा ये आरोप बहुत स्वाभाविक है। अगर मैं उनकी पार्टी में होता या उनकी पार्टी में वैसी जगह होती कि कोई मंच सार्वजनिक लगता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो पार्टी के मेंबर नहीं है लेकिन विचार से वो आपके हैं, उनको बुलवाया जाता हो, उनको कैडर ट्रेनिंग करवाया जाता हो, उनको जनता के बीच भेजा जाता हो, उनको लड़ते हुए लोगों के बीच दुख दर्द बांटने के लिए खड़ा किया जाता हो, और मुझे एक आध बार बुलाया जाता। अगर मैं 10 साल से अम्बेडकरवाद पर इतना कुछ कर रहा था तो मेरे पास आता ना फोन, मुझे बुलाया अखिलेश यादव ने मिलने, तो उन्हीं अखिलेश यादव के यहाँ एक जाति के लोग तो है नहीं, वहां से कोई फोन क्यों नहीं आया? मेरा सवाल है एक। दूसरा, अगर अम्बेडकरवादी पार्टी देश में हो तो एक ही हो, यदि ऐसा होता तो चलिए थोड़ा सा इतिहास अपने उन नौजवान साथियों को पढ़ा देना चाहता हूं। मैं कलम किताब का आदमी हूं जी। मान्यवर कांशीराम नौकरी कहां कर रहे थे पता है? महाराष्ट्र में। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी भी जिंदा थी, कुछ टुकड़े उकड़े होते रहते थे लेकिन वहां जिंदा थी। कोशिश किया मान्यवर कांशीराम ने कि उस पार्टी को आगे बढ़ाएं। महाराष्ट्र से जो फूले और अम्बेडकर की शाहू की जमीन है वहां से बहुजन आंदोलन को खड़ा करें, नहीं कामयाब हो पाए। और मैं और अंदर के बात बताता हूं, पुराने लोगों ने, मान्यवर कांशीराम के साथ के लोगों ने मुझे बताया, मान्यवर कांशीराम नाराज होकर महाराष्ट्र से निकले। अच्छा। पंजाब जाना चाहते थे, 32% आबादी केवल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, नहीं कामयाब हो पाए। उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां मंडल आंदोलन की और सामाजिक न्याय आंदोलन की, त्रिवेणी संघ की, अर्जक संघ की, समाजवादी आंदोलन की एक जमीन तैयार थी। उत्तर प्रदेश में ही क्यों कांशीराम जी कामयाब हो पाए? मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में ही बन पाई ना बसपा के। और जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवा लिया तो महाराष्ट्र में रैली की थी और कहा था कि देखो तुमने बनने नहीं दिया, केवल जाति, क्योंकि बाबा साहब की जाति वाले लोग अलग थे और बाकी शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ते थे। अच्छा, उनमें भी एक अरे उनके पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग बनी हुई थी, तो इससे नाराज होकर के मान्यवर कांशीराम यहां आए थे, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। जब बाबा साहब अंबेडकर की पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी तो कांशीराम जी ने अलग क्यों पार्टी बनाई? उसके बाद यहां से मुख्यमंत्री बनवा करके आदरणीय मायावती जी की रैली की थी महाराष्ट्र में कि देखो मैं मुख्यमंत्री बना के अपने व्यक्ति को ले आ रहा हूं। बसपा बनी तो इसका अम्बेडकरवाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से होता तो वहां होता, यहां नई पार्टी क्यों बनी? सवाल नंबर 2, आज उसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरी पार्टी भी बन गई है, उनके भी आइकॉन बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम है, और यही समर्थक उनको भी गाली देते हैं। क्या विचार किसी एक पार्टी का होता है? और वो तो आप ही के उसी कम्युनिटी से आते हैं। दूसरे नेता वो मानते हैं कि बसपा में मुझे जगह नहीं मिली, मैं फोन करता रहा मुझे मिले नहीं, और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा?
इसलिए मेरा जवाब केवल अपने लोगों को, मैं इनको बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ नहीं बोलता। मेरा मानना है कि अपने लोगों के लिए मेरी रणनीति दूसरी है। अपना जब मैं कह रहा हूं तो विचार के अपने, क्योंकि मैं बसपा को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। मेरी प्रतिद्वंदी तो भाजपा है, मुझे बसपा से लड़ना ही नहीं है। वो तो हमारे साथी लोग हैं, वो हमारी साथी पार्टी है, मिले मुलायम कांशीराम वाली पार्टी है। लोहिया और अंबेडकर मिलकर काम करना चाहते तो उस स्वप्न को पूरा करने वाली पार्टी है। अभी दबाव में है। किस तरह की दवा? अब ये वो तय करेंगे, मैं उस पर ज्यादा वो अब जानते तो समझते तो हैं ही, अपनी समझ से ही बता रहे हैं अभी तक। नहीं, ये उनके वर्कर भी समझते हैं। क्या समझ? कि दबाव में है। क्यों नहीं? मायावती जी का ये तेवर था, आज वो सड़क पर उतर जाए उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। रैली करती हैं, पूरा लखनऊ जाम हो जाता है, फिर संघर्ष क्यों नहीं होता? वहीं दूसरी तरफ एक भीड़ बढ़ क्यों रही है? इसलिए विचार कभी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। और जितने दलित हैं अगर वो बसपा में जाएं तो वो जातिवादी नहीं है इस तर्क से। जितने बाकी लोग हैं अपनी अपनी जाति की पार्टी में जाएं तो वो जातिवादी नहीं है। और जिस अखिलेश यादव को 5 साल पहले आप कभी नहीं सुने होंगे कि वो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते होंगे, वो पीडीए की बात करते होंगे, वो अखिलेश यादव 5 साल पहले वाले अखिलेश यादव कुछ और थे। आज वो आपके विचार के लिए बदल कर तैयार हो रहे हैं तो आप स्वागत नहीं करेंगे? अच्छा, विचार की लड़ाई का मतलब ही तो यही होता है कि जो आपके विचारिक खेल में नहीं है उनको उधर से इधर ले आओ। जैसे मुझसे अगर कोई आरएसएस वाले से आप मिलवाएंगे तो मैं मिलूंगा। अच्छा, हाँ, कन्विंस करेंगे, उसको समझाऊंगा तुम बहुत गड़बड़ विचार में हो, तुम इधर आओ। आज जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं दलित पिछड़े, उन्हीं को तो अपनी तरफ ले आना है। अच्छा, ये बताइए कि इसलिए वो जातिवाद है कि नहीं है? और आखिरी बात, मैंने एक रणनीति बनाई है क्या? कि बसपा के जो हमारे आलोचक हैं, क्योंकि उनकी आलोचना में दम नहीं होता, जैसे मैंने सारे जवाब दे दिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बाम सेफ बनाया था मानवर कांशीराम, आज दर्जन भर बाम सेफ है। क्यों? हर आदमी बाम सेफ वाला कहता है वो वाला नकली है। ये क्या हो रहा है? बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, उसके कितने टुकड़े हैं? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, कितने टुकड़े हैं? तो आप तो अपने में लड़ गए और हमको दोष दे रहे हो कि अंबेडकरवाद का नाम लेकर अखिलेश यादव के पास चले गए। जो लड़ रहा है उसके पास जाएंगे, जो जिसने बीजेपी को रोक दिया 240 पर उसके पास जाएंगे। और हम आपके साथ तब भी हैं, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बीजेपी से लड़ना है। हम इंतजार करेंगे कि आज नहीं कल हो सकता है आपको भी ये बात समझ में आए, आप भी इधर आ जाओ। नेता तो जनता बनाती है ना, तो जनता इमोशन पर कब तक टिकी रहेगी? आप लड़ने की बात जब कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण बहुत तेजी से लड़ाई मैं लड़ उन्हीं रहे का हैं? जिक्र अभी हाँ, कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ। और मैं यही कह रहा था कि आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, हाँ, ये नहीं, मैं उस पर भविष्यवाणी इसलिए नहीं करूंगा कि जनता बताएगी कि कौन कहां जाएगा, लेकिन लड़ाई में दम है आपको लगता है? नहीं, विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना लोगों के बीच वही बात कर रहे हैं, वही नीला गमझा है। और वो दिन रात उनके समर्थकों को बसपा वाले लोग आलोचना करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? और अकेले में बसपा वाले से पूछिएगा तो वो भी परेशान होगा कि यार पता नहीं, मतलब हमारी सरकार कब बनेगी, ऐसे कैसे बनेगी, यहाँ सुनवाई नहीं है, सब नेता छोड़कर चले गए, अब कोई बचा ही नहीं। ईमानदार कैडर है बसपा का, बहुत कमिटेड लोग हैं। अरे सर, मैं तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो कुछ यूट्यूबर, कुछ नए नए बच्चे हैं, ये सब लिखते हैं, और इनके लिए मैंने एक रणनीति बनाई है। क्या? कि हार जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। चलिए, क्या मैं ये अपने पीडीए वाले लोगों के लिए इनका विरोध कभी नहीं करता। मैं बसपा के एक आदमी के खिलाफ आज तक नहीं लिखा। ये खूब गालियां देते हैं, ये जातिवादी है, अखिलेश के मंच पर चला गया, लालू यादव से मिल लिया। मेरी हसरत है कि मैं बहन जी से मिलूं। मैं आपके पॉडकास्ट पे भी कह रहा हूं, कोई मिलवा दे आपको, कोई मिलवा दे। और मैं आज भी सम्मान से झुकने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी अहमियत क्या है भारतीय राजनीति में। लेकिन आज की तारीख में लड़ने वाला नेता अगर कोई है तो उसके साथ खड़े होना जातिवाद नहीं है। ये वही अंबेडकरवाद है जो अखिलेश यादव के मंच से लक्ष्मण यादव बोलता है और बाबा साहब की बात करता है। रोहिणी आयोग जो बना और जिसकी अनुशंसाएं सरकार को दी जा चुकी हैं, ओबीसी में उप वर्गीकरण के लिए बना कि भाई कई सारी 500 के करीब ओबीसी जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में, कुछ जातियां हैं जो उनको सारा आरक्षण का फायदा मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता, तो ये आयोग बना। इसकी सिफारिशों को लेकर आपको क्या लगता है, ये लागू होना चाहिए? पहला सवाल ये कि जो कुछ जातियां हैं जिनको बहुत कुछ मिल गया है, आंकड़े कहाँ हैं? ये तो धारणा है कि ओबीसी की कुछ जातियां दिखती ज्यादा हैं। नहीं, वो ज्यादा फायदा लेती है 27% का। हाँ, कितना? कोई आंकड़ा बताए ना। राज्य में कहाँ लिया, कितना परसेंट लिया, केंद्र में कहाँ लिया? 500 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कितने यादव और कुर्मी और कुशवाहा हैं? मैं जानना चाहता हूं कहाँ है वो। सुप्रीम कोर्ट में 100 चीफ जस्टिस आज तक बने, उसमें से मान लीजिए 10 ओबीसी बने, 10 में 9 जो है यादव कुर्मी कुशवाहा बने क्या?
कहाँ है वो जातियां? अरबपतियों में कहाँ है वो जातियां? पुलिस भर्ती में कहाँ है वो जातियां? हर भर्ती में आंकड़े से बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जातियों ने फायदा नहीं लिया, लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो ये बड़ा बलाघात के साथ ये वाक्य बोलते हैं कि मुट्ठी भर जातियों ने ज्यादा। हम तो आपको कहते हैं कि जब चंद सवर्ण जातियों ने ज्यादा फायदा लिया तो हम तो गिनवाते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं और हम जाति जनगणना से और आंकड़े चाहते हैं। हमने जब 2018 में आरटीआई लगाई थी कि 596 कुलपति हैं स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो 6 SC 6 ST और 36 OBC मिले थे, 550 तो वो मिले ना। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 प्रिंसिपल में वही है ना। तो एक तो ये बात, आंकड़े के बिना ये धारणा वो लोग फैलाते हैं जो खुद अपने सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर में बैठे हुए हैं और अपने ऊपर बात नहीं करेंगे। पहला जवाब नंबर 1। दूसरा, जो जातियां रिजर्वेशन के लिए लड़ती हों, मंडल आंदोलन के लिए लड़ती हों, गोलबंद करती हों, बाकी जातियों को साथ लेती हों, आंदोलन में खड़े होकर लाठी खाती हों, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती हों, वही दुश्मन बना दी जाएंगी तो एकता अपने आप टूट जाएगी, आरक्षण संविधान बचाने का सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये एक साजिश के तहत उन जातियों को दुश्मन बनाया जाता है। तीसरा जवाब मेरी किताब जाति जनगणना में इसका जवाब मिल गया। जब काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि ओबीसी के लिए सबसे पहली चीज है जाति जनगणना, मंडल कमीशन ने कहा जाति जनगणना, तो अब तक जब जाति जनगणना हुई नहीं तो रोहिणी आयोग डेटा कहां से लिया है? डेटा कहां से लिया? 1931 की जनगणना से। तो फिर ये तो न्यायप्रिय नहीं है। सर्वे से लिया, न्यायप्रिय नहीं है। कहां से लिया? हम ये कहते हैं। मेरी किताब बिल्कुल, मेरा सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी किताब में बहुत विस्तार में इसको है, पूरा एक चैप्टर मैंने दिया है, अति पिछड़ों के साथ खड़े होने का सवाल। क्योंकि हां, मैं मानता हूं कि कुम्हार, लोहार, चौरसिया, चौहान, पाल, बिंद, केवट, राजभर, निषाद, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी बहुत कम, जिनके पास संसाधन बहुत कम, जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम, उन्हें न्याय मिले। लेकिन ये जो कोशिश की जाती है, इससे न्याय की मतलब कोशिश नहीं मैं मानता, क्योंकि बिना जाति जनगणना के आंकड़े से आप केवल लड़ाकर बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आंकड़े जाति जनगणना के आए, क्योंकि आप तो आप करा रहे, एक एक चीज का आंकड़ा होना चाहिए, नौकरी का, शिक्षा का, जमीन का, संसाधन का, सब कुछ का। और आखिरी बात, IAS में अगर रिप्रेजेंटेशन हो गया तो सिपाही में आरक्षण खत्म, पॉलिसी कैसे बनेगी? तो पॉलिसी बनाने के लिए विदाउट डेटा ये मामला बनेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अति पिछड़े समाज के सवालों के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम रोहिणी आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं करते, सरकार ने क्यों नहीं अभी तक जारी किया उसे? ये तो अंदर से कुछ लोगों को लीक करा के उस पर बहस कराती रहती है, तालाब में पत्थर मार करके RSS चेक करती है कि ये कितना बटे हैं, कितना आपस में लड़ रहे हैं। लक्ष्मण यादव को प्रजापति से गाली दिलवाओ, लक्ष्मण यादव को चौरसिया से गाली दिलवाओ, अरे ये तो यादव है, ये लठायत है, ये वो है, ताकि इनमें आपस की एकता बंट जाए और कल को रोहिणी आयोग भी न लागू।